हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। भगवान से दुआ करते हैं कि आप हमेशा ठीक रहिए। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग क्लास 9वीं का ठीक है अध्याय नंबर 1 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, विज्ञान में देख सकते हैं क्या है हमारे आसपास के पदार्थ। इसको बोलते हैं इंग्लिश में मीटर इन आवर सराउंडिंग। तो चलिए देखते हैं कि हमारे आसपास के पदार्थ जो है चैप्टर, ठीक है, इसमें हमें क्या सिखाने को मिल रहा है, ठीक है, सीखने को क्या मिल रहा है। चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि अध्ययन के नज़र में, ठीक है, कि क्या-क्या हमें पढ़ना है। सबसे पहले तो हमें पदार्थ के बारे में पढ़ना है। पदार्थ क्या है? पदार्थ कितने तरह के होते हैं, ठीक है? तो पदार्थ जो होते हैं इस दुनिया में दुनिया में तो पदार्थ ही भरा हुआ है, ठीक है? पर पदार्थ जो होते हैं, ठीक है, वो कितने प्रकार के होते हैं, किस रूप में पाते हैं हम लोग, ठीक है? तो ठोस, द्रव, गैस के ब रूप में पाते हैं हम लोग पदार्थ को, ठीक है? अब हम लोग इसमें ठोस, द्रव, गैस में देखेंगे कि हमें क्या-क्या पढ़ना है, ठीक है? तो देख सकते हैं कि ठोस में हमें क्या पढ़ना है, निश्चित आकार पढ़ना है, ठीक है? थोड़ा-सा इसको ऊपर ऊपर कर लेते हैं। ठोस में क्या पढ़ना है, निश्चित आकार पढ़ना है, ठीक है? और फिर निश्चित आयतन पढ़ना है, ठीक है? और फिर कोई बहाव नहीं होता है, ये ठोस के बारे में है, ठीक है? कि इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है ठोस का, ठीक है? और निश्चित आयतन, कोई बहाव नहीं होता है और इसमें है कण अत्यधिक आस-पास होते हैं और यहाँ पे है संपीड़िता नग्न होती है, ठीक है? ये जो है डिटेल्स, ठीक है, वो किसका है, ठीक है? ये ठोस का है, ठीक है? उसी प्रकार से द्रव के बारे में पढ़ना है हम लोग को कि द्रव में क्या होता है कि कोई निश्चित आकार नहीं होता, निश्चित आयतन नहीं होता, बहाव होता है, ठीक है? कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। गैस में भी उसी को पढ़ना है। गैस में क्या है कि निश्चित आकार जो होता है, इसमें अनिश्चित आयतन, इसमें बहाव होता है, ठीक है? कणों में बहुत रिक्त स्थान होता है। और यहाँ पे हाँ, ये तो हो गया हाँ, संपीड़िता नगण्य होती है इसमें ठोस में, इसमें द्रव में जो है, ठीक है, कुछ संपीड़न होता है और उसमें जो है गैस में बहुत ज़्यादा संपीड़न होता है, ठीक है? तो ये आपका एक नज़र है, ठीक है, कि हमें अध्ययन में क्या पढ़ना है, ठीक है? अभी सिर्फ़ इंट्रो में बताया हूँ, ठीक है? मैं अभी डिटेल्स में सब चीज़ को पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। तो सबसे पहले हमें, ठीक है, हम लोगों को ये जानना है, ठीक है, सबसे पहले कि पदार्थ क्या होता है? देख सकते हैं, पदार्थ क्या होता है ये सबसे पहले हम लोगों को जानना है, ठीक है? कि पदार्थ किसे कहते हैं, ठीक है? चैप्टर का नाम ही था क्या? पदार्थ, ठीक है? तो पदार्थ किसे कहते हैं चलिए सबसे पहले उसके बारे में समझते हैं। लिखा हुआ है कि विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे पदार्थ कहा जाता है, ठीक है? मतलब इस विश्व में कोई भी वस्तु है, ठीक है? कोई भी वस्तु, ठीक है? वस्तु का मतलब क्या है? जैसे बोल सकते हैं वस्तु हर चीज़ को बोलते हैं, हम लोग हैं, कपड़ा है, ठीक है? साबुन है, सोडा है, ठीक है? और भी तरह-तरह के खाने-पीने वाली सामग्री है, बहुत सारी चीज़ें जिससे बनी होती है जैसे कि चेयर हो गया, ठीक है, टेबल हो गया, ठीक है, तरह-तरह की दुनिया में हर इधर-उधर नज़र घुमाते हैं तो तरह-तरह के हम लोग को क्या दिखाई पड़ते हैं? वस्तु ही दिखाई पड़ते हैं, ठीक है? तो कोई भी वस्तु हो और वो वस्तु जो है, वो जिस सामग्री से बना सामग्री कहने का मतलब कि एग्ज़ाम्पल मैं बताऊँ, ठीक है? जैसे कि अगर मुझे सब्ज़ी बनाना है, ठीक है? एग्ज़ाम्पल दैनिक जीवन में जो एग्ज़ाम्पल होते हैं उसके बारे में समझा रहा हूँ मैं, कि अगर मुझे सब्ज़ी बनाना है, तो सब्ज़ी बनाने के लिए कौन-कौन सी सामग्री की आवश्यकता होगी, ठीक है? बनाने के लिए, ठीक है? तेल हो गया, ठीक है? उसमें स्पाइस हो गया, मसाला वगैरह हो गया, ठीक है? और उसमें वेजिटेबल्स चाहिए, ठीक है? और वेजिटेबल्स में बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, ठीक है? तो वो सारी चीज़ क्या है? सामग्री है, ठीक है? और वो सामग्रियों से जो मिलकर बनता है, ठीक है? जो भी वस्तु को बनाने जैसे सब्ज़ी एक वस्तु है, ठीक है? बना रहे हैं उसे और उस सब्ज़ी बनाने के लिए, ठीक है, जो सामग्री की आवश्यकता पड़ रही है, ठीक है? उसी सामग्री को ही, ठीक है, हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं, ठीक है? वही लिखा है कि विश्व में प्रत्येक वस्तु, ठीक है, जिस सामग्री से बनी है, ठीक है, कोई भी ऐसा वस्तु और वस्तु बनाने के लिए जो-जो सामग्री की आवश्यकता पड़ा है, जो-जो सामान की आवश्यकता पड़ा है, ठीक है, वही सामग्री क्या कहलाएगा? पदार्थ कहलाता है और हमारे आस-पास विद्यमान हर वस्तु में पदार्थ है, ठीक है? इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारे आस-पास में जो भी वस्तु है, उस वस्तु में क्या है? पदार्थ है, ठीक है? क्योंकि हर वस्तु कुछ किसी न किसी सामग्री से ही मिलकर बना है, इसके लिए, ठीक है, हर वस्तु में क्या है? पदार्थ विद्यमान होता है, ठीक है? मतलब पदार्थ जो होता है वो मौजूद होता है। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि पदार्थ स्थान घेरता है और इसका द्रव्यमान होता है, ठीक है? मतलब कि कोई अगर हम पदार्थ के बारे में बात करें, तो कोई अगर पदार्थ है, तो पदार्थ
क्या करेगा, जहाँ कहीं पे भी अगर उसको रखते हैं, ठीक है, कोई वस्तु को रखते हैं, उसमें पदार्थ है, ठीक है, तो पदार्थ है तो इसका मतलब क्या है, कुछ तो स्थान ज़रूर घेरेगा, ठीक है। अब मान के चलो किसी को, ठीक है, इसी को यहाँ पर रख देते हैं, तो क्या ये स्थान घेर रहा है कि नहीं घेर रहा है? कवर कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी पदार्थ है, वो क्या करता है? स्थान घेरता है और इसका देख सकते हैं द्रव्यमान होगा, वज़न, ठीक है? द्रव्यमान होगा, कुछ न कुछ इसका क्या होगा? वज़न होगा, ठीक है? तो हर वस्तु का हर वस्तु में क्या होता है? पदार्थ होता है और पदार्थ जो होता है वो स्थान घेरता है और इसका क्या होता है? द्रव्यमान होता है, ठीक है? चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है? इसमें हम लोगों को पढ़ना है आगे पॉइंट में कि कणों के भौतिक गुण, ठीक है? तो कणों के क्या भौतिक गुण पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है? इसका मतलब क्या चीज़ होता है? लिखा हुआ है पदार्थ कणों से बना है, यह सतत नहीं है, पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं। क्या बोला कि हर पदार्थ जो होता है, वो क्या होता है? कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है? जितने भी पदार्थ होते हैं, वो छोटे-छोटे कणों से मिलकर बने हुए होते हैं और वो कण जो होता है, वो अत्यधिक छोटा होता है, उसे और टुकड़ा कर नहीं सकते, ठीक है? मतलब बहुत अत्यंत क्या होते हैं? छोटे होते हैं, ठीक है? ये था कणों के भौतिक गुण, ठीक है? अब हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ के कणों के अभिलक्षण गुण, ठीक है? अभिलक्षणिक गुण, ठीक है? अब देखो कि पदार्थ के कुछ न कुछ गुण होते हैं, ठीक है? पहला गुण क्या है? लिखा हुआ है कि पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं, यानी उनके पास गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है? क्या बताया? कि पदार्थ में जो कण मौजूद है पदार्थ में, वो कण क्या होते हैं? हमेशा गति करते रहते हैं, जिसके कारण, ठीक है, उसमें क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है? अगला, तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है क्योंकि कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। क्या बताया? कि अगर तापमान जो है वायुमंडल में अगर बढ़ता है, तो पदार्थ में जो कण है, ठीक है, वो उसका जो गतिज ऊर्जा है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। किसके कारण? तापमान बढ़ने के कारण क्या होगा, ठीक है, कि पदार्थ में जो कण है और कण में जो गतिज ऊर्जा है, वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आगे लिखा हुआ है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होती है। क्या बताया? ये अभिलक्षणिक गुण पढ़ रहे हैं। पहला गुण हम लोग ये पढ़े कि पदार्थ के कण जो होते हैं वो निरंतर क्या होते हैं? गति करते हैं और उनमें क्या होता है? गतिज ऊर्जा पाई जाती है, ठीक है? यहाँ पे दूसरा जो है अभिलक्षणिक गुण पढ़ रहे हैं, देखो पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। मतलब रिक्त स्थान का मतलब क्या है? कि पदार्थ है और पदार्थ में क्या है? कण है। तो वहाँ पे क्या होगा कि उस कण में क्या होगा? रिक्त स्थान होगा। रिक्त स्थान का मतलब क्या? खाली जगह होगा, ठीक है? जैसे जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक तरह के पदार्थ के कण दूसरे तरह के पदार्थ के कणों के बीच उपस्थित रिक्त स्थान में समावेशित हो जाते हैं। इससे पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। अब हम लोग कैसे ये तय करेंगे, ठीक है? हम लोग कैसे जानेंगे कि किसी भी पदार्थ में अगर कण है और उस कण में क्या खाली स्थान है? चलो इसके देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपको क्या करना है, 1 ग्लास वाटर लेना है, ठीक है? मतलब 1 ग्लास पानी लेना है और पानी में क्या करना है, आपको जो भी उसमें घोलना है, ठीक है? नमक घोल दो, चीनी घोल दो और घोलने मतलब डालने के बाद उस चम्मच से क्या करना है आपको, ठीक है? उसे घोलना है, ठीक है? और जब घोलेंगे तो कुछ समय के बाद क्या देखेंगे कि चीनी का जो कण है, ठीक है? वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। आप बता सकते हैं कि चीनी का जो कण है वो कहाँ चला गया? चलिए, अगर आपके पास ऐसा नहीं मैं बताता हूँ, तो चीनी का कण कहाँ गया? जादू हो गया। है नहीं? जादू हो गया, ठीक है? चीनी का कण कहाँ गायब हो गया, ठीक है? तो ये जादू ही है, ठीक है? अब क्या है कि आप पढ़ेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि आखिर ये चीनी का जो कण था वो कहाँ चला गया। चलिए जानते हैं। तो अभी बताया हमें कि पदार्थ के पदार्थ में क्या होते हैं? कण होते हैं। फिर बोला कि पदार्थ के कणों के बीच में क्या होती है? रिक्त स्थान होती है। मतलब क्या है कि जो पानी था और पानी जो है पानी पानी तो एक पदार्थ है, उसमें क्या होगा? कण होगा। अब कण है तो कण में क्या होगा? खाली स्थान होगा और खाली स्थान में क्या होगा कि जब हम चीनी का कण डालेंगे तो पानी वाला कण में पानी का जो कण था और उस कण में जो खाली स्थान था, उस खाली स्थान में क्या हो जाएगा? चीनी का जो कण होगा वो समा जाएगा। अब जब उसमें जाएगा तो चीनी क्या हो जाएगा? स्वतः तुम आपको जो होगा दिखना बंद हो जाएगा, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि चीनी समावेशित हो गया, ठीक है? मतलब उसमें समा गया, किसमें? जो पानी के कण में पानी का जो कण था उस कण में जो खाली जगह था उसपे क्या हो गया? वो समा गया। इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे जगह ज़रूर होगा, तभी तो वो वहाँ पे एडजस्ट हो गया, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ कि पदार्थ के कणों के बीच में क्या होती है? रिक्त स्थान होती है, ठीक है? चलो देखो यहाँ पे, ये देखो लवण के साथ, ठीक है?
अब देखो कि यहाँ पे एक जल नहीं है, ठीक है? अब जल में क्या हुआ, ठीक है? ये जल में देखो कि हम लोग क्या डाल दिए यहाँ पे, लवण डाल दिए, ठीक है? और लवण डालने के बाद देखो कि यहाँ पे इसको क्या कर रहे हैं, घोल रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, लाख गुना आवर्धित पानी के कण, ठीक है? यहाँ पे पानी है, ठीक है? पानी के कण है, यहाँ पे बहुत सारे कण हैं, ठीक है? यहाँ पे नमक डाल दिया, यहाँ पे घोल दिए, देखो घुल रहा है। तो एक जो भी मैं एग्ज़ाम्पल बताया कि आखिर चीनी का कण या फिर नमक का जो कण होता है, मतलब जो कण होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, तो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि उसमें पदार्थ, जो भी पदार्थ है, पदार्थ के बीच में, पदार्थ में क्या होती है, कण होते हैं, और कण में क्या होती है, खाली स्थान होते हैं, और उसी खाली स्थान में क्या हो जाती है, वो कण जो होती है नमक का या फिर चीनी का, वो क्या हो जाती है, उसमें समावेशित हो जाते हैं, ठीक है? चलिए। चित्र कण, यहाँ पे देख सकते हैं कण बहुत छोटे होते हैं और उनके बीच रिक्त स्थान होता है। क्या बताया कि कण क्या होते हैं, अत्यंत छोटे होते हैं और उसमें क्या होती है, रिक्त स्थान होती है, ठीक है? जैसे लिखा हुआ है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करती है। तीसरा हम लोग अभी लाक्षणिक गुण पढ़ रहे हैं कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, मतलब कि खींचते हैं, ठीक है? चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। जब हम पानी के नल को खोलते हैं और पानी की धार को अपनी उँगली से तोड़ने की कोशिश करते हैं, क्या वह धार टूट जाती है? नहीं। है ना? हम लोग ऐसा अक्सर करते रहते हैं, ठीक है? कि पानी गिर रहा है, ठीक है? नल से, ठीक है? ऐसे काटने की कोशिश करते हैं, ऐसे, ऐसे, ठीक है? खेलते रहते हैं, ठीक है? तो क्या वो पानी का जो धार है वो कट जाती है? ठीक है? तो यहाँ पे आंसर है नहीं। क्यों नहीं कटती? लिखा हुआ है, क्योंकि पानी की धार जुड़ी रहती है। पानी की धार जो रहती है वो क्या रहती है? जुड़ी हुई रहती है, ठीक है? आप ऐसे करो, ठीक है? वो तो जुड़ी हुई रहती है। इसका मतलब यह है कि पानी के कण एक दूसरे के साथ आकर्षण बल से जुड़े होते हैं। क्यों नहीं टूट रही है? इसलिए नहीं टूट रही है क्योंकि जो पानी का धार है, उसमें कुछ तो गुण ऐसा होगा ज़रूर कि जिसके कारण वो टूट नहीं रहा है। तो गुण क्या है कि उसमें आकर्षण बल है, ठीक है? आकर्षण बल मतलब एक दूसरे को क्या रखते हैं, जोड़ के रखते हैं, ठीक है? जिसके कारण वो कटता नहीं है। लिखा हुआ है कि पदार्थ के कणों के बीच का रिक्त स्थान और उनकी गतिज ऊर्जा ठोस पदार्थ में सबसे कम होती है, द्रव अवस्था में मध्यम मध्यम और गैसीय अवस्था में अत्यधिक होती है। देखिए यहाँ पे क्या क्या बताया कि पदार्थ के जो कण होते हैं, उन कणों के बीच में रिक्त स्थान और उनकी गतिज ऊर्जा जो होती है, वो ठोस में, जैसे कि पदार्थ के बारे में बताएं कि इस दुनिया में पदार्थ जो भरे पड़े हैं, वो 3 ही रूप में होते हैं, ठोस, द्रव और गैस में, ठीक है? तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि पदार्थ के जो कण होते हैं और कणों के बीच में जो रिक्त स्थान होती है और जो गतिज ऊर्जा होती है, अगर कोई पूछेगा कि सबसे ज़्यादा किसमें कम होता है, ठोस, द्रव, गैस में, तो हम क्या बताएँगे कि सबसे जो कम होता है, वो ठोस पदार्थ वाले में क्या होता है, ठीक है, कम होती है। द्रव अवस्था में मध्यम, ठीक है, ज़्यादा ना कम, ठीक है? और सबसे ज़्यादा जो गतिज ऊर्जा और रिक्त स्थान जो होता है, वो किसमें होता है? गैस में होता है। अब आगे लिखा हुआ है कि आकर्षण बल भी ठोस में अत्यधिक, ठीक है? क्या बताया? आकर्षण बल में, ठीक है? आकर्षण बल भी ठोस में अत्यधिक, ठीक है? अब आकर्षण बल के बारे में बात करें, ठीक है? तो ठोस में अत्यधिक होता है, द्रव में मध्यम होता है और गैस में सबसे क्या होता है? कम होता है। क्या? आकर्षण, ठीक है? आकर्षण बल, ठीक है? तो आकर्षण बल सबसे ज़्यादा किसमें होता है? ठोस में। और मध्यम किसमें होता है? द्रव में। और आकर्षण बल सबसे ज़्यादा जो कम होता है, वो क्या होता है? गैस में होता है, ठीक है? इसलिए होता है क्योंकि आप देख सकते हैं कि हम लोग जो खाना बनाते हैं, ठीक है, जिस गैस से, ठीक है, वो टंकी जो रहता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि गैस के जो कण होते हैं एक दूसरे के नज़दीक आते ही नहीं है, दूर भागते रहते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि उन लोगों के बीच में, ठीक है, उन कणों के बीच में क्या चीज़ होता है, आकर्षण बल बहुत ज़्यादा कम होता है। अब देखिए अगला है आकर्षण बल भी, ये तो हो गया, ठीक है, ये तो हो गया। हाँ, अवस्था में अधिकतम होती है। क्या बताया कि इसको पढ़ना है। गैसीय अवस्था में कणों की गति मध्यम होती है। क्या बताया कि गैस अवस्था में कोई भी अगर पदार्थ पाया जा रहा है, ठीक है? तो उस समय गैसीय अवस्था में कणों में गति जो होती है, वो मध्यम होती है। किसमें? गैस में। द्रव अवस्था में और न्यूनतम होती है। और द्रव अवस्था में बात करें, ठीक है? तो जो गति होती है, वो न्यूनतम होती है, बहुत कम होती है। और ठोस अवस्था में भी अधिकतम होती है। और ठोस अवस्था में जो होगा वो कणों की जो गति होगी, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा क्या होगी? अधिक होगी। चलिए अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए, यहाँ पे ठोस, द्रव, गैस के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है? जैसे कि अभी हम लोग पढ़े थे, ठीक है, कि ठोस के जो कण होते हैं, ठीक है?
वो क्या होते हैं, एक दूसरे से इस प्रकार से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। द्रव के जो कण होते हैं कुछ इस प्रकार से होते हैं, ठीक है। और गैस के जो होते हैं कण वो इस प्रकार से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा फर्क है, ठीक है। ये अलग अलग भाग रहे हैं, ठीक है ना। इसमें कण जो है, ठीक है, उतना भी नज़दीक नहीं है पर नज़दीक है, ठीक है। और इसमें तो बहुत ज़्यादा नज़दीक है, ठीक है, ठोस में, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ और पिक्चर बताए गए हैं, ठीक है। ये ठोस होती है, ठोस की जो कण होती है कुछ इस प्रकार से होती है, द्रव इस प्रकार से होती है और गैस इस प्रकार से होते हैं उनके कण। ये तीनों अवस्थाओं में कणों का, ठीक है, कणों का योजनाबद्ध आवर्धित चित्रण है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाएँ, ठीक है? अभी बताएँ कि दुनिया में जितनी भी पदार्थ होती हैं, ठीक है? वो अवस्थाएँ में पाई जाती हैं, ठीक है? अब कौन-कौन से अवस्थाएँ हैं, ठीक है? तो देखिए कि पदार्थ की अवस्थाएँ जो हैं, लिखा हुआ है कि भौतिक रूप से पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं, ठीक है? किसके रूप में? भौतिक रूप में, ठीक है? पदार्थ जो होते हैं, वो कितने अवस्था में पाए जाते हैं? 3 अवस्थाओं में पाई जाती है। लिखा हुआ है पहला ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। इसका मतलब क्या है कि पदार्थ जो है वो कितनी अवस्थाओं में पाए जाएँगे? ठीक है, 3 अवस्थाओं में पाए जाएँगे, ठोस, द्रव और गैस अवस्थाओं में, ठीक है? याद रखना ओके? चलो, अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ठीक है? हम मानव शरीर को भी पदार्थ की सॉरी हम मानव शरीर को भी पदार्थ पदार्थ की 3 अवस्थाओं में विभाजित कर सकते हैं। हम मानव शरीर के जो है, ठीक है, मानव शरीर में ही देख सकते हैं कि 3 अवस्थाओं में हम लोग क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि हड्डियों हड्डियों और दाँत हमारे जो शरीर में, ठीक है, हड्डी और जो दाँत है वो बहुत ज़्यादा कठोर होती है। अब कठोर होती है तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे? ठोस अवस्था। क्या बोलेंगे? ठोस अवस्था। अब हम लोग जान रहे हैं डेफ़िनेशन एक प्रकार से जान रहे हैं, ठीक है, कि आखिर हम लोग ठोस किसको बोलेंगे? तो जो बहुत ज़्यादा क्या होंगे? कठोर होंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे लिख दिया है कि हमारे शरीर में जो हड्डी और जो दाँत है वो ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। हमारे जो शरीर में जल और रक्त और जो जल होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। और फेफड़ा में जो हवा होता है, ठीक है, वो गैसीय अवस्था में 70% पानी हमारे शरीर में मौजूद है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हमारे शरीर में अगर 100% मात्रा है किसी का, ठीक है ना, तो इसमें से 70% जो है वो जल है, ठीक है। बाकी वो जो 30% ठीक है अन्य है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग ये जान चुके हैं कि हमारे शरीर में, ठीक है, तीनों चीज़ें मौजूद है। क्या? ठोस, द्रव और गैस, तीनों अवस्थाएँ मौजूद है, ठीक है। तो याद रखेंगे आप लोग, ठीक है, कि ठोस अवस्था में क्या है, तो दाँत और हड्डी जो है वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। जल और जो रक्त है वो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं और हमारे फेफड़े में जो हवा है वो क्या? गैस अवस्था में पाए जाते हैं। अब हम लोग एक-एक करके पढ़ेंगे सभी के बारे में, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ठोस अवस्था के बारे में। ठोस क्या है? तो पहला नंबर में लिखा हुआ है, एक निश्चित आकार होता है। ठोस का क्या होता है? एक निश्चित आकार होता है। कहने का मतलब क्या है? देखो, ये फ़ोन है, ठीक है? इसका क्या है? एक निश्चित आकार है, ठीक है? मतलब कि ये बदलने वाला नहीं है, जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है? तो ये क्या है? जितने भी ठोस पदार्थ होते हैं उसकी क्या होती है? निश्चित मतलब फ़िक्स जो होता है उसका आकार बदलने वाला नहीं है। ठोस अवस्था में स्पष्ट सीमाएँ होती है, ठीक है? अब ठोस अवस्था में क्या होगा? स्पष्ट क्या होंगे? सीमाएँ होंगे। आपको दिखेगा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है स्पष्ट सीमाएँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक है स्पष्ट सीमाएँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्पष्ट सीमाएँ। ऐसा नहीं कि मुझे पता नहीं है, ठीक है? देख मतलब हर चीज़ जो वस्तु होता है, जो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, उसकी क्या होती है? स्पष्ट सीमाएँ होती है। अब आगे देखिए, लिखा हुआ है उसी के बारे में, ठीक है? निश्चित या स्थिर आयतन होता है, ठीक है? उसका क्या होता है? निश्चित या स्थिर आयतन होता है। आयतन इसका बदलने वाला नहीं है। कोई भी ठोस होता है, कोई भी ठोस पदार्थ होते हैं, ठीक है? उसका आयतन जो होता है, वो बिल्कुल कभी बदलता नहीं है। लिखा हुआ है, इनकी संपीड़िता नग्न होती है, ये दृढ़ होते हैं, ठीक है? क्या बताया? ये ठोस जो होती है, उसकी संपीड़िता का मतलब क्या जो होता है? प्रेशर। हम मतलब एक प्रकार से एग्ज़ाम्पल से बताते हैं आपको, ठीक है? एक बोरा लेना है, ठीक है? और बोरा में क्या करना है, ठीक है? ओरा जानते हैं, ठीक है? जो गायों को खिलाया जाता है, धान जो निकालते हैं हम लोग, ठीक है? जो उसमें चारे बचते हैं, उस चारे को क्या करना है आपको, ठीक है? अ, डालना है बोरा में, ठीक है? और बोरा में डालने के बाद क्या करना है, ठीक है? कि ऊपर से पैर ऐसे लगाकर, ठीक है? और आपको बल लगाना है, तो बोरा जो होगा, चारा जो होगा, ठीक है? वो क्या होगा? दबेगा। क्या होगा? दबेगा। उसमें और डालोगे और दबेगा और दबेगा और दबेगा। ये क्या है? उसमें संपीड़िता है। क्या है?
संपीड़िता है, मतलब कि उसमें जगह और है कि और उसमें जो मटेरियल है चारा जो है और उसमें ले सकता है, ठीक है? तो ये क्या दिखा रहा है? संपीड़िता को दिखा रहा है, ठीक है? तो उसी प्रकार से अगर हम ठोस में करते हैं, अब मान के चलो कि एक बोरा में हम ईंटा को डाल रहे हैं। अब ईंटा को डाल रहे हैं तो पैर से आप कितना भी ऐसे-ऐसे कर लो, ठीक है, वो दबने वाला नहीं है। दबने वाला नहीं है इसका मतलब क्या है? कि अगर नहीं दब रहा है, ठीक है, उसमें और एडजस्ट नहीं हो रहा है, आप ईंटा डाल दिए और फिर से ईंटा डाल रहे हैं, ठीक है, तो वो नहीं होगा, ठीक है? मतलब एक और ईंटा आप डाल नहीं सकते क्योंकि पूरी तरीके से वो जो बोरा है वो भर चुका है, ठीक है? इसका मतलब क्या है कि ठोस अवस्था में जो भी पदार्थ पाए जाते हैं, उन पदार्थों में क्या चीज़ होती है, संपीड़िता जो होती है, वो नग्न होती है। मतलब कि अगर आप भर चुके हैं उस बोरे को, ठीक है, तो उसमें और भी भरना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल भरेगा नहीं क्योंकि उसका संपीड़िता जो है, वो क्या है, नहीं है। मतलब होता ही नहीं है, नग्न होती है और ये दृढ़ होते हैं। मतलब कि ठोस पदार्थ जो होते हैं, वो क्या होते हैं, दृढ़ होते हैं। दृढ़ कहने का मतलब क्या होते हैं, कठोर होते हैं। अब हम लोग देखेंगे उदाहरण, ठीक है? तो उदाहरण में क्या है लिखा हुआ है कि बल लगने से रबर बैंड का आकार बदल जाता है, लेकिन बल हटा देने से यह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। अगर अत्यधिक बल लगाया जाए तो रबर बैंड, ठीक है, टूट जाता है, ठीक है? देखिए, बल लगाने से क्या होगा कि रबर जो बैंड है, ठीक है? रबर जो बैंड है, ठीक है? उसका आकार क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। अब किसी भी चीज़ को, ठीक है, अब बल लगाओगे तो उसका आकार तो बदलेगा ही बदलेगा, ठीक है? लेकिन बल हटा लेने से यह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। जैसे कि बार बलून देख लो, बलून को फुला लो, ठीक है? अब उसको दबाओ, तो दबाएँगे तो क्या होगा? उसका आकार में परिवर्तन होगा। पर अगर पुनः उसको छोड़ देंगे तो फिर से उसी अवस्था में आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है? अगर अत्यधिक बल लगाया जाए तो रबर बैंड टूट जाता है, ठीक है? चलो बलून का ही एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि बलून जो है, ठीक है, अगर अधिक बल लगाएँगे उसमें तो क्या हो जाएगा? वो फट जाएगा, ठीक है? टूट जाएगा, ठीक है? ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे ठोस पदार्थों में कणों की गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। क्या बताया कि ठोस पदार्थ में जो कण होते हैं कण जो होते हैं उसकी गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है मतलब नहीं होती है। होती है पर बहुत ज़्यादा कम होती है। इसीलिए ठोस पदार्थ का एक निश्चित निश्चित और दृढ़ आकार होता है। जब उसमें गतिज ऊर्जा है ही नहीं, न्यूनतम है, इसीलिए वो जो ठोस पदार्थ है वो क्या होता है, ठोस पदार्थ का एक निश्चित क्या होता है? वो निश्चित होते हैं, ठीक है? ठोस पदार्थ क्या एक निश्चित और दृढ़ आकार का होता है, ठीक है? वो मतलब दृढ़ का मतलब कठोर होता है और उसकी आकार जो होती है वो निश्चित होती है। लिखा हुआ है, शर्करा और नमक जिस बर्तन में रखे जाते हैं, उसी बर्तन का सॉरी ये हम लोग किसका उदाहरण पढ़ रहे थे? ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ शर्करा और नमक जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी बर्तन का आकार ले लेते हैं, लेकिन ये ठोस पदार्थ है क्योंकि क्रिस्टलों का आकार वही रहता है। क्या बताया कि शक्कर हो या नमक हो, उसको हम जिस बर्तन में अगर रख देंगे उसी बर्तन का क्या कर लेगा वो आकार ले लेगा, लेकिन ठोस पदार्थ का क्या होगा, उसका जो क्रिस्टल है, ठीक है, जितना वो बड़ा है उसका आकार बदलता नहीं है। हाथ से दबाकर स्पंज को काफ़ी हद तक संपीड़ित कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यह ठोस है। कारण यह है कि स्पंज के छिद्रों में हवा भरी होती है, दबाने से हवा बाहर निकल जाती है। ठीक है? अब क्या बोल रहा है कि हाथ से दबाकर कुछ स्पंज चीज़ों को, ठीक है, जिसको हम दबा सकते हैं, ठीक है? तो स्पंज चीज़ों को हम दबाकर अत्यधिक संपीड़ित कर सकते हैं, ठीक है? जैसे कि रुई हो गया, ठीक है? उसको दबा देंगे, आकार में परिवर्तन हो जाएगा, संपीड़ित हम कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन, ठीक है, फिर भी यह ठोस है, ठीक है? लेकिन फिर भी वो क्या है? ठोस है, ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि वो कट आप बोल सकते हैं दबा के देखेंगे कठोर नहीं होगा, स्पंज होगा, आपको मुलायम लग रहा है, तो वो ऐसा नहीं बोल सकते उसको कि ठोस नहीं है। बता रहा है कि उसकी संपीड़न काफ़ी हद तक हम कर सकते हैं, ठीक है? पर वो फिर भी ठोस रहेगा। कारण यह है कि स्पंज के छिद्रों में हवा भरी होती है, ठीक है? स्पंज के छिद्रों में क्या भरी हुई रहती है? हवा भरी हुई होती है, दबाने से हवा क्या हो जाती है? बाहर निकल जाती है। इसीलिए यहाँ पे बता दिया है कि दबाएँगे संपीड़न अधिक होगा, ठीक है? उसमें हवा भरा हुआ था इसीलिए क्या हो रहा है? बाहर निकल जा रहा है, ठीक है? और जिसके कारण वो क्या है? आपको दब रहा है, ठीक है? और इसीलिए हम बता रहे हैं फिर भी वो क्या होगा? ठीक है? ठोस होगा। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे द्रव अवस्था के बारे में। देखिए, द्रव अवस्था।
अब द्रव अवस्था क्या है, चलिए देखते हैं इसमें। द्रव तरल होते हैं। द्रव क्या होते हैं? तरल होते हैं। उनमें बहाव होता है, ठीक है? मतलब क्या होता है? द्रव क्या होते हैं? तरल होते हैं, ठीक है? और उनमें क्या होता है? बहाव होता है, ठीक है? बहाव मतलब कि बहेगी, ठीक है? कोई भी द्रव मतलब जैसे पानी द्रव है, ठीक है? उसमें बहाव होती है। तो जिसमें बहाव होगा, ठीक है? जो बहना शुरू हो जाएगी, ठीक है? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? द्रव बोलेंगे। द्रव का कोई स्थिर आकार नहीं होता, वे बर्तन का आकार ले लेते हैं। जैसे मैंने बताया था कि ठोस है, तो ठोस कोई है तो उसका क्या है? एक निश्चित आकार होता था, ठीक है? पर बात करें, ठीक है, द्रव का, तो द्रव का कोई निश्चित आकार होता नहीं है। ऐसा नहीं बोल सकते कि वो गोल होगा, ठीक है, वो चरखूट होगा, ठीक है, या फिर पंचभुज होगा, ठीक है, बहुभुज होगा, ऐसा बोल नहीं सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि वो द्रव है और उसमें बहाव होती है, ठीक है, तो हम बता नहीं सकते कि उसका क्या आकार होता है। पर हाँ, आप द्रव को जिस बर्तन में रखोगे उस बर्तन का क्या कर लेगा? आकार ले लेगा। जैसे एग्जाम्पल फॉर मैं बता दूं आपको, ठीक है, कि एक बोतल में पानी भर के, ठीक है, अगर आप फ्रिज में रख देते हो, ठीक है, और उसको 0 डिग्री सेल्सियस या जीरो माइनस डिग्री सेल्सियस पे क्या कर दें, आप उसको ठंडा कर दें, तो क्या हो जाएगा? वो बर्फ बन जाएगा। और बर्फ बन जाएगा तो बॉटल को क्या करना है? जो धार वाली चीज़ें रहती है उसको क्या करना है? आराम से, ठीक है, रिस्क है, ठीक है, उसको क्या करना है? काट देना है। काटोगे तो क्या करेगा? वो जो बर्फ वाला निकलेगा, ठीक है, आपका, ठीक है, क्रिस्टल, ठीक है, वो आपको किसके आकार का दिखेगा? बॉटल के आकार का दिखेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो द्रव होता है, द्रव को जिस बर्तन में रखेंगे उसी बर्तन का आकार ले लेगा। पर हम ये नहीं बोल सकते हैं कि द्रव का जो होता है वो आकार होता है, ठीक है? बिल्कुल आकार उसका होता नहीं है, पर जिस बर्तन में रखोगे उस बर्तन का आकार ले लेगा। द्रव का निश्चित आयतन होता है। अब द्रव का क्या चीज़ होता है? निश्चित आयतन होता है। अब जिस बर्तन में रखोगे, ठीक है, जितना पानी है, ठीक है, उतना तो कवर करेगा ही करेगा, ठीक है? इसका मतलब क्या? वो निश्चित है, ठीक है? कभी बोल नहीं सकते कि ज़्यादा होगा, कम होगा, जितना आप रखोगे उतना ही रहेगा, ठीक है? तो इसका आयतन जो है, ठीक है, वो क्या होता है? फिक्स्ड होता है, निश्चित होता है। और द्रवों में बहुत कम संपीड़न होता है। तो मान के चलो कि ये संपीड़न के बारे में बताना चाहिए कि उसमें और भी चीज़ें जा सकती है, ठीक है? और जा रही है तो संपीड़न है, ठीक है? जैसे बलून को अगर हम दबा रहे हैं या फिर हवा भर रहे हैं, तो भरते जा रहे हैं, ठीक है? तो भर रहा है, वो ले रहा है, ठीक है? इसका मतलब क्या है? उसमें संपीड़न है, ठीक है? उसमें संपीड़न है। पर यहाँ पे द्रव के बारे में बात करें, मान के चलिए कि कॉफ़ी या फिर टी, जो भी हम चाय पीते हैं, ठीक है? अब चाय वाले कप में, ठीक है, चाय भर लिया, ठीक है? वो तो द्रव है, ठीक है? अब क्या करेंगे कि अगर वो भर गया है, ठीक है, और उसमें से फिर से हम चाय डाल रहे हैं, तो चाय क्या कप में आएगा या फिर कप से नीचे चला जाएगा? ऑफ कोर्स, ठीक है यार, कि कप से क्या होगा? नीचे से बहने लगेगा। क्यों बह रहा है वो? क्योंकि जो कप था, उस कप में चाय पहले से भरी हुई थी और उसमें फिर से हम दे रहे हैं चाय, तो वो नहीं लेगा, वो बाहर निकल के आ जाएगा, छलक जाएगा, ठीक है? इसलिए छलक रहा है क्योंकि उसमें संपीड़िता नहीं है। अगर संपीड़िता होता, तो वो चला जाता, ठीक है? बाहर नहीं आता। इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें संपीड़िता जो होती है, ठीक है, द्रव में, वो क्या होता है? नहीं होता है, ठीक है? तो बहुत कम होता है, ठीक है? ऐसा नहीं बोल सकते नहीं होता, पर बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है? आगे लिखा हुआ है, देखिए, द्रव के कणों का आकर्षण बल उसका आयतन निश्चित रहता है, ठीक? क्या बताया कि द्रव के जो कण होते हैं, आकर्षण बल जो होता है और उसका आयतन जो होता है, वो दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। द्रव जिस बर्तन में रखे जाते हैं, वह उसी बर्तन का आकार ले लेते हैं। द्रव को जो भी बर्तन में रखेंगे, उसी बर्तन का क्या कर लेंगे? आकार ले लेते हैं। गैस गैसें जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पानी में मिश्रण करती है और यही जलीय पौधे व जीव पानी में घुली ऑक्सीजन के कारण ही पानी में सांस ले पाते हैं। क्या बताया यहाँ पे कि गैस जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये पानी में क्या हो जाती है? विचरण हो जाती है। विचरण करने मतलब क्या? उसमें घुल जाती है, जिसके कारण क्या होता है? जलीय जो पौधे होते हैं या जलीय जंतु होते हैं, जिसके कारण क्या करते हैं? जल में जो घुला हुआ है, ठीक है, गैस, ठीक है, उसी गैस से क्या करते हैं? वो श्वास लेते हैं। जैसे कि मछली जो है, ठीक है, पानी में रहकर क्या करती है? पानी में जो घुला हुआ है ऑक्सीजन, उस ऑक्सीजन को क्या करती है? लेती है, ठीक है? अगला, द्रव अवस्था में विसरण अधिक होता है। द्रव अवस्था में क्या चीज़ होता है? विसरण जो होता है, ठीक है, वो अधिक होता है और ठोस अवस्था में कम होता है। मतलब कि द्रव अवस्था में जो होगा, विसरण जो होगा, वो बहुत अधिक होगा और ठोस अवस्था में क्या होगा? कम होगा। क्योंकि कणों में गति द्रव में ज़्यादा होती है, ठीक है? अब क्या बताएँ कि द्रव वाले जो कण होते हैं, उसमें क्या होती है? गति ज़्यादा होती है और ठोस में कणों की जो गति होती है, वो बहुत ज़्यादा क्या होती है? कम होती है, ठीक है? जिसके कारण क्या होगा? अब द्रव का जो गति जो है, वो अत्यधिक है, जिसके कारण क्या होगा? द्रव में विसरण जो होगा, वो अधिक होगा, ठीक है? और ठोस में क्या होता है? कम होता है। क्यों? क्योंकि ठोस में जो होगा, गति गति जो होती है कणों के बीच में, वो बहुत ज़्यादा क्या होती है? कम होती है। चलिए, अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं
देखिए, गैसीय अवस्था, ठीक है? अब गैसीय अवस्था में पहला पॉइंट पढ़ना है कि गैसीय अवस्था होता है क्या? लिखा हुआ है गैसों में बहाव होता है। गैसों में क्या होता है? बहाव होता है, ठीक है? अब एक जगह गैस लीक कर रहा है, ठीक है? आप यहाँ पे गैस लीक कर रहा है, आप वहाँ पे हो तो क्या स्मेल तो जाएगा ही जाएगा। क्यों? क्योंकि वो क्या है? उसमें बहाव होती है, वो बहते हुए, ठीक है, हवा के माध्यम से क्या आपके तक पहुँच जाएगी, ठीक है? आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे गैस आया है। क्लासरूम में तो ऐसा अक्सर होता है, ठीक है? आप लोगों के साथ में होता होगा। गैसों में संपीड़न अधिक होता है, ठीक है? और अगर संपीड़िता के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा जो संपीड़न होता है, ठीक है? वो किसमें होता है? गैस में होता है। जैसे कि बलून के बारे में बताया था मैं, ठीक है? कि बलून ले लो, ठीक है? उसमें फूँकते जाओ, फूँकते जाओ, फूँकते जाओ, ठीक है? वो फूलते जाएगा, ठीक है? तो जितना डाल रहे हो डलते जाता है, ठीक है? एक समय ऐसा आता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आपको, ठीक है? जब वो फट जाएगा, ठीक है? तो आप खुशी मिलता है, ठीक है? तो वो क्या हुआ कि बलून में भर रहे हैं, भर रहे हैं, भर रहे हैं, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। ये क्या हो रहा है? उसमें संपीड़िता अधिक है जिसके कारण क्या है? हवा को लेते ही जा रहा है। तो गैसों में संपीड़िता जो होती है, संपीड़न जो होता है वो अधिक होता है। गैसों में कोई निश्चित सीमाएँ नहीं होता है। गैसों में क्या होगा निश्चित जो सीमा होता है वो निश्चित सीमा नहीं होगा कि वो बहकर कहाँ जा रहा है, ठीक है? अपनी अनुमान लगा सकते हो कि यहीं पे है, ठीक है? वो कहीं पे भी जा सकता है, ठीक है? इसका मतलब क्या उसका कोई सीमा नहीं है, ठीक है? गैसों में कोई निश्चित आकार नहीं होता है। अब गैसों में कोई निश्चित आकार भी नहीं होता है, जैसे कि द्रव में नहीं था, उसी तरह से गैस में भी नहीं है। ऐसा नहीं बोल सकते कि उसका निश्चित आकार सर्कुट है, ठीक है? या फिर आयताकार है या फिर वृत्ताकार है, ठीक है? बिल्कुल नहीं बता सकते हैं, ठीक है? गैसों में कोई निश्चित आयतन नहीं होता, ठीक है? गैसों में क्या होता है निश्चित आयतन भी नहीं होता। द्रव में निश्चित आयतन था, ठीक है? पर इसमें गैस में होगा निश्चित आयतन नहीं होगा। देखिए लिखा हुआ है कि गैस में कण इधर-उधर घूमने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। अब गैस के जो कण होते हैं ना, ठीक है? वो पूरी तरह का इधर-उधर से घूमने के लिए पूरी तरीके से क्या होता है स्वतंत्र होती है, उसको कोई भी रोकता नहीं है। उनमें आकर्षण बल कम होता है, इसीलिए गैसों में बहाव होता है। अब क्या बता रहे हैं कि गैस अगर बह रहा है, ठीक है, उसमें बहाव होता है तो कारण क्या है? क्योंकि उसमें जो आकर्षण बल होता है, वो क्या होता है? बहुत कम होता है। अगर आकर्षण बल होता, तो गैस के जो कण होते हैं, वो एक-दूसरे को क्या कर रखते? खींच कर रखते, तो बहता नहीं, ठीक है? बट आकर्षण बल नहीं होने के कारण क्या होता है कि वो एक-दूसरे से क्या रहते हैं? भागते हुए रहते हैं, मतलब कि बहाव होता है उसमें। गैस का कोई निश्चित आयतन नहीं होता, इसीलिए गैस जिस भी बर्तन में रखी जाती है, वह उसी बर्तन का आयतन घेर लेती है। क्या बताया कि कोई निश्चित आयतन होता नहीं है, ठीक है? आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि ग्लास में रखेंगे या फिर कोई बॉटल में रखेंगे, तो बॉटल को पूरा घेर लेगा। अब बॉटल का पूरा आयतन जितना होगा, उतना वो कर लेगा, ठीक है? और वही गैस जितना बॉटल में भरे थे, वही गैस निकाल कर हम अगर बड़ा वाला टंकी 15 केजी वाला टंकी भर रख देते हैं, तो उसमें भी क्या करेगा? पूरा बड़ा वाला टंकी को भी क्या कर लेगा? पूरा भर लेगा। मतलब 15 केजी का आयतन भी वो क्या कर लिया? कवर कर लिया। इसका मतलब क्या है कि उतनी ही गैस को हम बहुत बड़ा ड्रम में रखते हैं, ठीक है? टंकी में रखते हैं, टैंक में, तो वो भी उसको क्या कर लेगा? कवर कर लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि उतनी ही गैस को हम अलग-अलग बर्तन में रख रहे हैं, तो अलग-अलग बर्तन में अलग-अलग उसका आयतन प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि गैसों का जो आयतन होगा, वो फिक्स्ड नहीं होगा, ठीक है? मतलब कि निश्चित नहीं होगा, ठीक है? चलिए, ये हम लोग आगे जो पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है? तो गैसीय अवस्था में कण अनियमित रूप से तेज़ी से गति करते हैं, इसी कारण कण कण आपस में और बर्तन, ठीक है? आपस में और बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। बर्तन बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव दबाव बनता है। अब देखो कि गैस का दबाव कैसे बनता है, ठीक है? तो कारण ये है कि हम अभी जान चुके हैं कि गैसों के कणों के बीच में क्या होती है, आकर्षण बल जो होती है, वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, कम होती है। और कम होने के कारण क्या होता है कि गैस के जो कण होते हैं, वो एक-दूसरे से मतलब इधर-उधर भागते रहते हैं। जिसके कारण क्या होता है कि गैसों में क्या होता है दबाव जो होती है वो क्या हो जाती है बढ़ जाती है। तो ये जो है हम लोग पढ़ लिए कि इस विश्व में ठीक है या फिर सॉरी ये ब्रह्मांड में ठीक है पूरा दुनिया में ठीक है जो पदार्थ होते हैं वो कितनी अवस्थाओं में पाए जाते हैं तो हम यहाँ जान चुके हैं कि पदार्थ जो होती हैं वो 3 अवस्थाओं में पाई जाती हैं ठोस, द्रव और गैस के बारे में। अब ठोस, द्रव, गैस क्या है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ठीक है? अब हम लोग आगे चेक करेंगे यहाँ पे। देखिए, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन, ठीक है? पदार्थ की अवस्थाओं में क्या हो जाती है? परिवर्तन। लिखा हुआ है पानी पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में मिलता है, ठीक है? पानी जो है, पानी पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में मिलती है। पानी एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में आप क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि बर्फ जो है वो ठोस अवस्था में पाया गया
अब बर्फ को पिघला दो तो पानी मिल जाएगा, और पानी जो हो गया वो द्रवावस्था में हो गया। अब पानी को हीट कर दो, ठीक है, गर्म कर दो, ठीक है, तो वाष्प बनना शुरू हो जाएगा, और वाष्प बनेगा तो आपको गैसीय अवस्था मिलेगा। मतलब कि एस यहाँ पे ये पता चल रहा है हम लोगों को कि अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि एक ऐसा पदार्थ का नाम बताइए जो तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हो, ठीक है, मतलब ठोस, द्रव, गैस में, तो क्या होगा? पानी होगा, क्योंकि पानी जो है वो तीनों अवस्थाओं में आप प्राप्त कर सकते हैं, ठोस, द्रव, गैस। देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, बर्फ जो है ठोस के रूप में पा सकते हैं, पानी जो है द्रव के रूप में पा सकते हैं, और वाष्प बन जाएगा तो गैसीय अवस्था में पा सकते हैं। देखा, हम गर्म करने पर बर्फ पानी में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। अब जब बता दिए कि गर्म जब करेंगे तो पानी में प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, और पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। पदार्थ की भौतिक अवस्था में दो तरीके से परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। क्या बताया कि पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। आगे लिखा है पदार्थ को भौतिक अवस्था को पदार्थ का जो भौतिक अवस्था रहेगा वो दो तरीके से हम क्या कर सकते हैं? परिवर्तित कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ तापमान में परिवर्तन कर दीजिए। क्या कर दीजिए? तापमान में परिवर्तित कर दीजिए, ठीक है। तो पदार्थ की भौतिक अवस्था को हम दो तरीके से परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले तापमान में परिवर्तन। अब यहाँ पे देखिए, ये क्या फिगर है, ठीक है। ये यहाँ पे थर्मामीटर लगाया गया है, ठीक है, और यहाँ पे बर्नर है जहाँ से ज्वाला उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। गलनांक, गलनांक को इंग्लिश में बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब गलनांक क्या होता है? लिखा हुआ है कि जिस तापमान पर वायुमंडल दाब पर, ठीक है, ये वायुमंडल दाब पर ही बोल रहा है, जिस तापमान पर कोई ठोस पिघल कर द्रव बनता है वह इसका गलनांक कहलाता है। अब कोई ठोस है और वायुमंडल दाब पर ही, ठीक है, कोई वो जो ठोस था वो क्या किया? पिघल कर क्या बन गया? द्रव बन गया। क्या? पिघल कर द्रव बन गया। पहले वो ठोस था, ठीक है, और ठोस से पिघल कर क्या बन गया? द्रव बन गया। अब ठोस से जब पिघल कर द्रव बन गया तो जिस तापमान पे वो पिघल कर द्रव बना वो तापमान को ही क्या बोलेंगे? गलनांक बोलेंगे, ठीक है। पिघल कर द्रव बनता है वह इसका क्या कहलाएगा? गलनांक कहलाएगा। बर्फ का गलनांक जो होता है, मतलब बर्फ जो पिघलेगा, ठीक है, गलनांक जो होता है वो कितना होता है? 273.16 के है, ठीक है। सुविधा के लिए हम इसे डिग्री सेल्सियस अर्थात 273 के लिए लेते हैं। अगर आपसे आपको पूछ देगा कि बर्फ का गलनांक कितना है तो सुविधा के अनुसार आप बोल सकते हैं, ठीक है, 273 केल्विन। अब देखिए कि यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि जब बर्फ पिघलती है बर्फ का तापमान नहीं बढ़ता, ठीक है। क्या बताया कि जब जब बर्फ जो है वो पिघल रहा है तो बर्फ का जो तापमान होता है वो बढ़ता नहीं है। लगातार ऊष्मा प्रदान करने के अ, बावजूद क्योंकि संगलन की गुप्त ऊष्मा तापमान को बढ़ने नहीं देती, ठीक है। क्या बताया है कि बर्फ का जो तापमान होता है बढ़ता नहीं है। अब बढ़ता ये यहाँ पे बता रहा है लगातार ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी। अब क्या हो रहा है कि लगातार ऊष्मा भी प्रदान कर रहे हैं, फिर भी क्या हो रहा है, ठीक है, कि बर्फ का जो अ, तापमान है वो बढ़ता नहीं है। और बढ़ता क्यों नहीं है? इसलिए नहीं बढ़ता है क्योंकि संलग्न की गुप्त ऊष्मा जो होती है वो तापमान को बढ़ने ही नहीं देती है। अब देखो यहाँ पे कि यहाँ पे जो नया पॉइंट आया है, संलग्न की गुप्त ऊष्मा है वो क्या है, ठीक है। लिख दिया है कि वायुमंडल दाब पर 1 केजी ठोस उसके गलनांक पर द्रव द्रव में बदलने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संलग्न गुप्त की ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, सं, संगलन क्या है? तो बता क्या रहा है कि वायुमंडल दाब पर कोई ठोस है जो कितना है? 1 केजी का है। अब उसके गलनांक के बारे में बता दिए हैं कि जब पिघलना शुरू हो जाएगा, ठीक है, जिस तापमान पर उसी को गलनांक कहते हैं। तो 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए, अब ठोस है तो उसको द्रव में क्या करना है? हमको बदलना है, और बदलने के लिए जितना भी ऊष्मा की आवश्यकता होगा, ठीक है, उसको बदलने के लिए बर्फ कब पिघलेगा? जब उसको तापमान मिलेगा, ऊष्मा मिलेगा, ठीक है। तो जितना भी ऊष्मा की आवश्यकता होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संलग्न की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अतः 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ के कणों की तुलना में 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी की कणों से अत्यधिक ऊर्जा होती है। क्या बताया कि अतः 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ के कणों की तुलना। अब कोई बर्फ है और बर्फ का जो कण है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ के कणों की तुलना में 0 डिग्री सेल्सियस पानी
के कणों से अधिक ऊर्जा होती है। अब कोई बर्फ है जो 0 डिग्री सेल्सियस पे है और कोई पानी भी है जो 0 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक है। तो बर्फ के कणों की तुलना जो होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी के कणों से क्या होगा, अधिक होगा। मतलब ऊर्जा जो होगा, ठीक है, अधिक ऊर्जा किसका होगा, तो इसका होगा, ठीक है। किसके तुलना में, पानी के कणों से अधिक ऊर्जा होती है, किसका, बर्फ का। अब यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग क्वथनांक। ये क्वथनांक क्या है, इसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या बताया कि वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है, ठीक है। क्या बताया कि वायुमंडल दाब पर वह तापमान, वायुमंडल दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव क्या होगा, उबलना शुरू हो जाएगा। जैसे पानी चढ़ा दिए, ठीक है, वायुमंडल दाब पर क्या होगा, वो उबलना जब शुरू हो जाएगा, तो शुरू होने के बाद इस क्वथना इससे इसका क्वथनांक कहलाता है, क्वथनांक समिष्ट गुण है, ठीक है। क्या बताया कि कोई द्रव को हम वायुमंडल दाब पर रख दिए, अब क्या हुआ कि तापमान जब मिला उसको, तापमान मिलने के बाद क्या हुआ कि वो द्रव जो है वो उबलना स्टार्ट हो गया। अब उबलना स्टार्ट हो गया तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, क्वथनांक बोलेंगे। तो क्या क्वथनांक क्या है, तो वायुमंडल दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव क्या होगा, उबलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, उसमें उबाल आना शुरू हो जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वथनांक बोलेंगे, ठीक है। जल का जो क्वथनांक होता है वो 373 होता है, ठीक है। 373 केल्विन, मतलब क्या है कि जल जो है वो कब उबलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, तो 373 केल्विन जब देंगे उसको तापमान, तो क्या होगा, पिघलना, सॉरी, उबलना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। तो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या कहलाता है, लिखा हुआ है वायुमंडल दाब पर 1 केजी द्रव को, क्या, वायुमंडल दाब पर 1 केजी द्रव को उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्या बताया कि वायुमंडल दाब पर 1 केजी द्रव, कितना, 1 केजी द्रव, उसके क्वथनांक पर, तो क्वथनांक ऊपर पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि जितना उसको तापमान चाहिए, जितना ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वही ऊष्मीय ऊर्जा को हम लोग क्या कहेंगे, क्वथनांक बोलेंगे। तो 1 केजी द्रव को उसके क्वथनांक पर, ठीक है, जितना भी वो उबलने में समय लगेगा, वाष्प बनने में जितना समय लगेगा, तो क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा बोलेंगे। मतलब क्या है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा किसे कहेंगे, तो पानी ले लेते हैं, उसको बॉयल करते हैं, बॉयल करने के बाद, ठीक है, जितना तापमान की आवश्यकता होगा उतना तापमान उसको मिलेगा। और जैसे बॉयल करना स्टार्ट हो जाएगा तो कितना तापमान उसको मिला, कितना ऊष्मा की आवश्यकता हुआ कि वो बॉयल करना स्टार्ट हो गया, भाप बनना स्टार्ट हो गया, तो जितना तापमान उसको मिला, जितना तापमान की जरूरत था, ठीक है, वो तापमान ही क्या कहलाएगा, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। तब तक उसको गर्म करते रहेंगे, तब तक उसको हम लोग गर्म करेंगे जब तक उसको भाप बनना स्टार्ट ना हो जाए, भाप मतलब वाष्प बनना स्टार्ट ना हो जाए। और जैसे ही वाष्प बनना स्टार्ट हो जाएगा वैसे ही हम लोग मेजर कर लेंगे इसमें तापमान कितना लगा, और वही तापमान क्या कहलाएगा, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहलाएगी। अब देखिए, जब पानी को उबाला जाता है, पानी को क्या किया जाता है, उबाला जाता है, तो उसके तापमान में वृद्धि नहीं होती है, ठीक है। क्या बताया कि जब पानी को हम उबाल रहे हैं तो उसके तापमान में वृद्धि नहीं होती, तापमान 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, क्योंकि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा पानी की कणों के बीच आकर्षण बल को तोड़ती है। क्या बताया कि जिसमें पानी को हम उबाल रहे हैं, अब जो तापमान हम दे रहे हैं तो तापमान में वृद्धि होती नहीं है, वृद्धि नहीं होती है, ठीक है। तापमान 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, तापमान जो होता है वो कितना रहता है, 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, क्योंकि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा पानी के कण जो होता है और पानी के कणों के बीच में जो आकर्षण बल होता है उसको क्या करती है, तोड़ने लगती है। जिसके कारण क्या होता है कि उसके तापमान में वृद्धि होती नहीं है। अतः 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वाष्प के कणों कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। क्या बताया कि 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वाष्प के कणों में, ठीक है, अब क्या 100 डिग्री सेल्सियस तापमान जब दे दिए तो पानी जो था, द्रव जो था, ठीक है, वो वाष्प बनने लगा, तो वाष्प बन रहा है तो उसमें भी तो कण होगा, तो वाष्प के कणों में उसी तापमान पर, ठीक है, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा, अब पानी के जो कण था, ठीक है, उसकी अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है, ठीक है। मतलब क्या है कि जो पानी था और पानी का जो कण था, ठीक है, उसका ऊर्जा, ठीक है, जब भाप बन गया और उसका जो कण है उसका ऊर्जा क्या होगा, अधिक होगा। किसका, पानी के कणों से अधिक ऊर्जा किसका होगा, जो वाष्प बना उसमें जो कण है उसका ऊर्जा क्या होगा, अधिक होगा।
अब यहाँ पे देखो कि तापमान में परिवर्तन से पदार्थ की अवस्थाओं को एक एक से दूसरी दूसरी में बदला बदला जा सकता है, जैसा कि नीचे के आरेख में दिखाया गया है। ठीक है, क्या बताया है कि पदार्थ को हम बदल सकते हैं। ठीक है, तीनों अवस्थाओं में बदल सकते हैं। ठीक है, तापमान में परिवर्तन करने से हम तीनों अवस्था में क्या कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं। चलिए देखते हैं। कोई ठोस अवस्था में है, कोई पदार्थ क्या है, ठोस अवस्था में है। अब उसको हम लोग क्या करेंगे, ऊष्मा देंगे। क्या देंगे, ऊष्मा देंगे। मतलब मान के चलो कि यहाँ पे बर्फ है, बर्फ का एग्जांपल लेते हैं। बर्फ क्या है, ठोस है। अब ठोस अवस्था में बर्फ है तो उसको हम ऊष्मा दिए, गर्म किए, क्या बदल जाएगा, द्रव अवस्था में पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। अब पिघलना स्टार्ट हो जाएगा तो द्रव मिलेगा, द्रव अवस्था में आ गया। अब द्रव अवस्था को फिर से हम ऊष्मा दे दिए। ठीक है, अब द्रव में जब ऊष्मा देंगे तो उबलना स्टार्ट हो जाएगा, और जब उबलेगा, ठीक है, तो वाष्प बनेगा, और वाष्प बनेगा तो तुमको गैस के रूप में प्राप्त होगा। अब कोई गैसीय अवस्था में है, उसको शीतलता कर दो। शीतलता मतलब क्या है, ठंड। ठीक है, मतलब कि उसको शीतलन कर दो। ठीक है, -डिग्री सेल्सियस पे क्या करना है, उसको शीतलन कर देना है। ठीक है, तो क्या होगा, जब शीतलन करोगे तो तुमको फिर क्या मिलेगा, द्रवावस्था मिलेगा। और द्रवावस्था में कोई मिल गया, फिर से उसको शीतलन कर दो। ठीक है, फ्रिज में उसको फिर से रख दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ठोस अवस्था में मिलेगा। तो इस तरह से देख सकते हैं कि तापमान में क्या कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं। यहाँ पे ऊष्मा दे रहे थे, यहाँ पे शीतलन कर रहे हैं। तो यहाँ पे तापमान में जब परिवर्तन करते हैं तो आप किस पदार्थ को क्या कर सकते हैं, ठोस 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 से द्रव में पा सकते हैं, द्रव से गैस में पा सकते हैं, गैस से द्रव में पा सकते हैं, द्रव से फिर ठोस में पा सकते हैं। तो ये था डिटेल्स इसके बारे में। ठीक है, कि तापमान में जब हम परिवर्तन करेंगे तो तीनों अवस्थाओं में क्या कर सकते हैं, उसको हम पा सकते हैं, एक से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं उसको हम। देखिए, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि 25 डिग्री सेल्सियस पे जल तुमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, बर्फ से अगर जल प्राप्त करना है 25 डिग्री सेल्सियस देंगे, जल प्राप्त हो जाएगा। बर्फ प्राप्त करना है 0 डिग्री सेल्सियस पे, आपको क्या हो जाएगा, बर्फ प्राप्त हो जाएगा। और 100 डिग्री सेल्सियस से क्या हो जाएगा, फिर वाष्प प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि बर्फ से जल बनाने के लिए 25 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होगा। ठीक है, और जल से मतलब पानी से अगर बर्फ बनाना है तो 0 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होगा तापमान का। ठीक है, और अगर आपको पानी से अगर वाष्प चाहिए तो 100 डिग्री सेल्सियस अगर तापमान दे दोगे तो वो वाष्प में बदल जाएगा। अब देखिए, ऊर्ध्वपातन क्या है। ठीक है, तो ऊर्ध्वपातन क्या है, तो इसके बारे में समझते हैं कि कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था में सीधे गै ठोस हाँ, फिर से पढ़ते हैं। कुछ ऐसा पदार्थ है जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना, मतलब क्या है कि कुछ ऐसे पदार्थ होंगे, ठीक है, जो क्या होंगे, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे क्या, ठोस अवस्था से सीधे गैस में परि गैस में और वापस ठोस में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, देखिए, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो द्रवावस्था में बदलते नहीं हैं, और द्रवावस्था में बदलते नहीं तो सीधे क्या बदल जाएँगे, गैस में, गैस से सीधे क्या बदल जाएँगे, ठोस में। मतलब कि द्रव अवस्था में नहीं बदलते हैं। ठीक है? जैसे कि हम देख सकते हैं कि बर्फ पहले द्रव अवस्था में गया और द्रव से फिर गैस अवस्था में गया। ठीक है? पर कुछ ऐसे पदार्थ होंगे जो क्या होंगे कि ठोस रहेगा और सीधा द्रव अवस्था मतलब द्रव में बदल भी नहीं करेगा, सीधा क्या बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा। गैस में रहेगा सीधा क्या बदल जाएगा, ठोस में बदल जाएगा। ठीक है? तो जब इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है तो ऐसे वाले पदार्थ जो बिना द्रव अवस्था में बदले बिना गैस में बदल जाए, गैस से सीधा ठोस में बदल जाए, तो वैसे हम पदार्थ को क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वपातन बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि थोड़ा सा कपूर या अमोनियम क्लोराइड लेकर इसका चूर्ण करके, ठीक है, चीनी चीनी के प्याले में डालिए। ठीक है, चीनी की प्याली कप को उल्टा रखिए, कीप के सिरे पर अ, रुई की डांट लगा दीजिए, धीरे धीरे गर्म कीजिए। हम देखेंगे कि कपूर या अमोनियम क्लोराइड ठोस से गैसीय अवस्था में बदल जाता है। कीप के भीतर दीवारों पर पदार्थ का वाष्प संघनित होता है। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, एक चीनी का प्याले लेना है, उसमें एक कीप लेना है, कीप में एक रुई लगा देना है। ठीक है, और यहाँ पे क्या करना है, नीचे जो है उस प्याला में क्या करना है, आपको कपूर डाल देना है या फिर अमोनियम क्लोराइड डाल दो, और उसको क्या करना है, हीट करना है। अब जब हीट करोगे तो क्या होगा, ठीक है, कि वो द्रव अवस्था में नहीं बदलेगा, सीधा क्या हो जाएगा, गैस अवस्था में बदल जाएगा। पहले तो ठोस था, ठीक है, कपूर, ठीक है, अब क्या होगा, ठोस से सीधा क्या होगा, द्रव नहीं में बदलेगा, सीधा गैस में बदलेगा। मतलब ये कीप की दीवारों पे तुमको क्या मिलेगा, ठीक है, कि वो जो वाष्प जो बना है उसके कण वहां पे दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये देखो, ठोस से सीधा क्या मिलेगी आपको, गैस मिल गया। ठीक है,
तो हम जान चुके हैं ऊर्ध्वपातन क्या है, तो हम क्या बताएंगे कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना क्या हो जाते हैं, ठोस अवस्था। ठोस अवस्था और ठोस अवस्था से सीधे क्या हो जाएंगे, गैस में और वापिस वापिस ठोस में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वपातन। याद रखेंगे, ठीक है, कि ऐसा पदार्थ जो अ, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना, ठीक है, सीधा गैस में और गैस से सीधा फिर ठोस में अगर बदल जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि दाब बढ़ाना प्लस तापमान घटाना। जब आप दाब बढ़ाएंगे, तापमान घटा देंगे, तो गैस को द्रव में बदलना, ठीक है। गैस को क्या कर देंगे, किस में बदल देंगे, द्रव में। कब, जब दाब बढ़ा देंगे और तापमान को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो गैस को किस में बदल देंगे, द्रव में बदल देंगे। देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक पिस्टन है, एक सिलेंडर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कण है, ठीक है, जो क्या है, गैस के हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम दाब को बढ़ाएंगे, तापमान को घटा देंगे। देख सकते हैं ये पिस्टन यहाँ था, इसको दबाएं, अब दबाएं तो दाब तो बढ़ गया, अब दाब बढ़ेगा, ठीक है, तो आगे जाकर क्या होगा, ठीक है, दाब बढ़ाते ही जा रहे हैं कंटिन्यूसली, ठीक है, तापमान को हमेशा मतलब कंटिन्यूसली घटाते ही जा रहे हैं, तो धीरे धीरे जो यहाँ पे मिलेगा आपको, वो क्या मिलेगा, द्रव अवस्था में मिलेगा आपको, ठीक है। देखिए, ज़्यादा दाब बढ़ाने से गैस के कण नज़दीक आ जाते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि द्रव अवस्था में हमको आखिर कैसे प्राप्त हो गया, वो गैस अवस्था में था तो द्रव अवस्था में कैसे प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि ज़्यादा अगर आप दाब बढ़ाएँगे, ठीक है, तो गैस के कण जो होंगे वो एक दूसरे के क्या आएँगे, नज़दीक आएँगे, ठीक है। हाँ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, को वापिस गैसीय मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में बदला बदला जा सकता है बिना द्रव अवस्था में बदले। इसके लिए दाब को घटाकर एक एक एटमॉस्फेयर तक करना होता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर। तो देखो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, ठीक है, कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, क्या, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड मतलब ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जिसको ड्राई आइस बोलते हैं, ठीक है, ड्राई आइस को वापस गैसीय कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जा सकता है। क्या बताया कि अगर कोई सॉलिड अवस्था में कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, तो उसको हम वापस गैसीय गैस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड को अगर से बदला जा सकता है। कैसे बदलेंगे, तो बिना द्रव अवस्था में बदले, इसके लिए दाब को घटाकर। अब क्या करना है कि द्रव अवस्था में बदलना नहीं है उसको, ठीक है, क्या कर देना है, सीधे इसके दाब को क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है, घटा कर, ठीक है, एक एटमॉस्फेयर, ठीक है, तक करना होता है, ठीक है, एक एटमॉस्फेयर तक आप क्या करेंगे, दाब को अगर घटा देंगे तो क्या चीज होगा, ठीक है, कि जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है उसको आप क्या कर सकते हैं, गैसीय कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, तो ड्राई आइस का मतलब शुष्क बर्फ होता है, जिसका मतलब क्या होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोल सकते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे देखिए कि दाब और तापमान के प्रभाव से पदार्थ की तीनों अवस्थाओं का अंतरा रूपांतरण इस प्रकार है। कहने का मतलब क्या है कि अगर दाब तापमान में अगर हम प्रभाव करते हैं, ठीक है, दाब और तापमान में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या चीज होगा, द्रव गैस ठोस जो रहता है उसमें क्या आएंगे, प्रभाव होगा, परिवर्तन आएगा। चलिए देखते हैं इसमें क्या होगा। तो देखिए, देखिए, द्रव से गैस में द्रव से सीधा क्या हम लोग पा रहे हैं, गैस। तो द्रव से जब गैस हम लोग प्राप्त कर रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे, वाष्पीकरण। और गैस से अगर हम द्रव प्राप्त करना चाहते हैं, मतलब द्रव से अगर गैस प्राप्त करना चाहते हैं तो क्या कर देंगे, वाष्पीकरण। और अगर गैस से अगर आपको द्रव प्राप्त करना है तो क्या कर दो, संघनन, मतलब कि दबाव बढ़ा दो, ठीक है, एक दूसरे के नजदीक मिला दो उस कण को, तो क्या मिलेगा, द्रव मिल जाएगा। अब गैस से ठोस, गैस से क्या, सीधा ठोस। अब गैस से हम बताएं कि कोई भी ऐसा पदार्थ रहता है जिसको द्रव अवस्था में बदले बिना अगर हम गैस से सीधा ठोस मिला रहे हैं तो क्या कहलाएगा, ऊर्ध्वपातन, ठीक है। और गैस ठोस से सीधा गैस में भी प्राप्त कर रहे हैं तो वो भी क्या कहलाएगा, ऊर्ध्वपातन। कहने का मतलब ऊर्ध्वपातन के डेफिनेशन में ऊपर चुके हैं, कि ऐसा पदार्थ जिसको हम द्रव अवस्था में बदले बिना क्या कर सकते हैं, गैस से ठोस और ठोस से गैस में अगर हम लोग ले आते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वपातन बोलेंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं
ये गैस से ठोस में ला रहा है, ठोस से क्या है गैस में, तो ये दोनों को ठीक है हम लोग क्या बोलेंगे ऊर्ध्वपातन बोलेंगे, ठीक है। और ये दोनों प्राप्त तभी होगा, ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया होगा तभी। अब यहाँ पे देखो, ठोस से अगर द्रव आपको प्राप्त करना है, ठीक है, या फिर द्रव से क्या करना है, ठोस प्राप्त करना है, तो द्रव को क्या करना है, जमाना है, ठीक है, मतलब जमना है, ठीक है, मतलब क्या है, उसको फ्रिज में अगर रख देंगे तो द्रव जो होगा वो किस में मिल जाएगा, आपको ठोस में। देखते होंगे अगर फ्रिज में अगर बॉटल में पानी भर के ठीक है अगर रख देते फ्रिज में, तो बहुत ज्यादा अगर फ्रिज जो तापमान जो होता है माइनस में अगर जब दे देते हैं तो धीरे धीरे क्या बन जाता है, बर्फ बन जाता है, ठीक है। और अगर ठोस से द्रव प्राप्त करना चाहते हैं तो उसको क्या करना है, सं संकलन करना है, ठीक है। और संकलन जब करेंगे तो ठोस से आपको क्या मिलेगा, द्रव मिलेगा। तो इसमें हम क्या कर रहे थे, तो दाब और तापमान प्रभाव कर रहे थे, जिसके कारण क्या हो रहा था, ये तीनों अवस्थाओं में हम क्या कर रहे थे, प्राप्त कर रहे थे, ठीक है। अब देखो कि वाष्पीकरण क्या है, ठीक है। लिखा हुआ है कि ऐसी सतही प्रक्रिया जिनमें द्रव पदार्थ में सतह सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प बदलने लगते हैं, ऐसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। तो वाष्पीकरण किससे कहते हैं, तो क्या करना है, आपको प्रैक्टिकल करना है, ठीक है, कि एक कोई बर्तन लेना है, बर्तन में क्या करना है, पानी डाल देना है, और पानी डालने के बाद उसको गैस में क्या करना है, अच्छे तरह से चढ़ा देना है, ठीक है, बर्नर में, ठीक है, और तापमान दे देना है। अब क्या होगा कि कुछ समय के बाद क्या देखेंगे कि उसमें ठीक है भाप बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो भाप बन के ऊपर में जो उठ रहा है, ठीक है, वो क्या है, वाष्प है। और वही वाष्प को ही क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं, ठीक है। सतह पर उपस्थित कणों के उच्च गतिज ऊर्जा के कारण, ठीक है, अब सतह पर उपस्थित जो कण है उसकी ऊर्जा जो है, ठीक है, वो क्या है, उच्च है, गतिज ऊर्जा क्या है, उच्च है, मतलब बहुत ज्यादा है। कारण वे अन्य कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं और इसी कारण से वाष्प में बदल जाते हैं। क्या बताया कि वाष्प में बदल क्यों रहा है, तो क्या बता रहा है, इस सतह में उपस्थित जो कण है उच्च गतिज ऊर्जा के कारण, अब वो कण जो है सतह में, ठीक है, उसका ऊर्जा जो है, गतिज ऊर्जा जो है वो ज्यादा है, वे अन्य कणों के आकर्षण बल से मुक्त होते हैं। अब अन्य कण जो होते हैं उसके आकर्षण बल से क्या होते हैं, मुक्त होते हैं, मतलब उसमें आकर्षण बल होता ही नहीं, होता है पर मुक्त होते हैं, ठीक है, हो जाते हैं। और इसी कारण से क्या हो जाता है, वाष्प में वो बदल जाते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला कारक। अब वाष्पीकरण को क्या प्रभावित करने वाला कारण, मतलब वाष्प को, ठीक है, कौन प्रभावित कर सकता है, ऐसा कौन कौन सा कारक है जो वाष्प को क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। चलिए देखते हैं। तो लिखा हुआ है सतही क्षेत्रफल। सतही क्षेत्रफल जो होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, वाष्पीकरण को क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। लिखा है सतही क्षेत्रफल बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे कि हम लोग चाय, ठीक है, अगर हम लोग कप में पीते हैं, ठीक है, तो कप में पीने पीते जब हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, करके पीते हैं, ठीक है, क्योंकि जल्दी से वो वाष्पीकरण होता नहीं है, जिसके कारण वो ठंडा होता नहीं है, तो हमें फूंक कर पीना पड़ता है, ठीक है। पर वही वो क्यों नहीं जल्दी से वाष्पीकरण बन रहा है, क्योंकि कप जो है, कप का जो सतही क्षेत्रफल है वो बहुत ज्यादा कम है। पर अगर प्लेट में हम लेकर, ठीक है, और चाय को अगर उसमें रख देते हैं तो क्या होगा, सतही क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, ठीक है। अब सतही क्षेत्रफल बढ़ेगा तो क्या चीज होगा, ठीक है, कि जल्दी से वो क्या होगा, वाष्प बनेगा। तो ये पहला कारक है कि अगर सतही क्षेत्रफल अगर बढ़ा देते हैं तो वाष्पीकरण की दर जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मतलब जल्दी से वो वाष्पीकरण हो जाएगा, ठीक है। और वो चाय ठंडी हो जाएगी, आप आराम से क्या कर सकते हैं, पी सकते हैं, ठीक है। तो पहला ये कारक था कि सतही क्षेत्रफल अगर बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो वाष्पीकरण की दर भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तापमान में अगर वृद्धि कर देते हैं, तापमान में अगर वृद्धि कर देते हैं तो तापमान बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर जो होगा वो बढ़ जाती है, क्योंकि पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर हम तापमान को बढ़ा देते हैं तो तापमान को बढ़ाने से क्या होगा कि वाष्पीकरण की दर जो है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि उसके कणों की गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आर्द्रता। आर्द्रता, अगर हवा में आर्द्रता है तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है। क्या बताया कि आर्द्रता में क्या हो, ठीक है, अगर हवा में आर्द्रता हो तो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी, घट जाएगी। जैसे कि बरसात के मौसम में क्या होता है, हवा में आर्द्रता होता है, जिसके कारण वाष्पीकरण का जो दर होता है वो क्या होता है, घट घट जाता है। जैसे कि हम लोग कपड़े जब खींचते हैं, ठीक है, साफ करते हैं, क्लीन करते हैं, क्लीन करने के बाद जब हम लोग ड्राई करने के लिए उसको पसारते हैं, ठीक है, तो जल्दी से वो सूखता नहीं है। क्यों नहीं सूखता है, क्योंकि हवा में पहले से ही क्या है, कि आर्द्रता है, मतलब पानी का अंश है पहले से ही, ठीक है, क्योंकि वो बरसात का मौसम है, ठंड का मौसम है, ठीक है, तो जल्दी से, ठीक है, वाष्पीकरण होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि वायु में पहले से ही क्या है, आर्द्रता मौजूद है, जिसके कारण वाष्पीकरण का दर जो होता है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। तो ये तीन कारक हो गए, ठीक है। चौथा कारण है कि वायु की गति,
देखिए, वायु की गति जो होगा, ठीक है, अगर वायु की गति बढ़ जाती है, तो वाष्पीकरण की दर भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ठीक है? अगर देख सकते हैं, ठीक है, गर्मी के दिन में, ठीक है, कभी भी किसी भी वक़्त में, ठीक है, कि अगर आपके कपड़ा गीला है, ठीक है, गर्मी के दिन में मान के चलो, ठीक है, तो या फिर आंधी-तूफ़ान बहुत ज़्यादा आ गया, ठीक है? हवाएँ बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है और उस समय आप कपड़ा ऐसे करके रख लो, ठीक है? तो क्या होगा कि वायु की गति जो है बहुत ज़्यादा तेज़ है। अब वायु की गति जब तेज़ होगा तो कपड़ा जो होगा, ठीक है, कपड़ा में जो पानी है और पानी जो वाष्प बनेगा वो बहुत तेज़ी से बनेगा, मतलब वाष्पीकरण का दर उसमें क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये 4 कारक हैं, ये 4 कारक मतलब सतही क्षेत्रफल, तापमान में वृद्धि, आर्द्रता, ठीक है, वायु की गति, ये चारों ऐसे कारक हैं जो वाष्पीकरण को क्या कर सकते हैं? प्रभावित करते हैं, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ वाष्पीकरण से शीतलता होती है। वाष्पीकरण से क्या चीज़ होती है? शीतलता होती है, ठीक है? जहाँ पे वाष्पीकरण होगा वहाँ पे क्या होगा? शीतलता मतलब तुमको ठंड महसूस होगा, ठीक है? तो देखो कि यहाँ पे कैसे हम जानेंगे इसको? वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान लुप्त हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आस-पास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर लेता है। इस अवशोषण के कारण, ठीक है, वातावरण वातावरण शीतल हो जाता है। देखो, वाष्पीकरण से क्या चीज़ होता है? आपको शीतलता प्राप्त होगा, ठीक है? देखो कैसे प्राप्त होगा? आप देख सकते हैं हमारा बॉडी जो है, ठीक है, यहाँ पे गर्म रहता है, ठीक है? हमारा बॉडी में टेम्परेचर तो रहता है, सारे के बॉडी में टेम्परेचर होता है, ठीक है? तापमान होता है। अब हम लोग देखो कि किस प्रकार से हम लोग ये महसूस करेंगे, ठीक है, कि कैसे शीतलता होती है। नहाते समय ठंडे के दिनों में जब नहाते हैं हमारा बॉडी क्या होता है? शरीर होता है। सॉरी सॉरी ठंडे के समय में जब हम लोग नहाते हैं तो हमारा शरीर शरीर जो होता है वो क्या होता है? गर्म होता है। क्या होता है? गर्म होता है। अब अचानक से जब पानी हम लोग डालते हैं तो देखते होंगे कि भाप बन रहा है, ठीक है? धुआँ-धुआँ सा ऐसा आपको फ़ील होगा, ठीक है ना? फ़ील क्या आप देखे होंगे धुआँ-धुआँ सा उड़ जाता है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपको क्या हो रहा है कि आपके शरीर में क्या था? तापमान था और जब पानी डालते हैं तो वो तापमान जो है, ठीक है, मिल जाता है किसको? जल को। अब जल जो है, ठीक है, जल को जब तापमान मिला तो तापमान मिलने के कारण क्या हुआ? वाष्प बन गया और वाष्प जब बनता है सॉरी वाष्पीकरण जब होता है, ठीक है, तापमान तो मिल गया। मतलब वाष्प बनने के लिए क्या चाहिए? वाष्पीकरण बनने के लिए क्या चाहिए? तापमान चाहिए। वो तापमान क्या हो रहा है? हमारे शरीर से मिल रहा है और तापमान जब मिला तो वाष्प बनना शुरू हो जाता है। और जब वाष्पीकरण जब शुरू हो जाता है, ठीक है, तो हमें ठंडा लगना महसूस होता है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि घड़ा घड़ा में रखा हुआ पानी क्यों लगता है हमें ठंडा? इसलिए लगता है क्योंकि उसकी सतह जो है, उस सतह में क्या होता है? तापमान होता है और तापमान जब होता है तो पानी रिसते-रिसते जब बाहर निकलता है, ठीक है? तो तापमान जब उसको मिलता है तो उसको क्या बना देता है? वाष्पीकरण। तो तापमान तो वहाँ पे घट जाता है और तापमान घटेगा तो अंदर में तो पानी ठंडा तो होगा ही होगा, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें जैसे कि आप लोग देखे होंगे, ठीक है, कि कभी भी ऐसा प्रैक्टिकल करके देखना, ठीक है? आपने हथेली पे, ठीक है, क्या करना है? पेट्रोल का 2-3 बूँद लेना, ठीक है? अब जहाँ पे पेट्रोल गिराओगे वहाँ पे आपको क्या होने लगेगा? ठंडा महसूस होगा। इसलिए ठंडा महसूस होगा क्योंकि जब पेट्रोल को आप गिराओगे तो जो तापमान होगा आपके शरीर में, ठीक है, आपके हथेली में वो तापमान क्या होगा? उस पेट्रोल को मिलेगा और एकदम फट से क्या हो जाएगा? वो वाष्पीकृत हो जाएगा। जितना ज़्यादा वाष्पीकृत होगा उतनी ज़्यादा आपको ठंडा महसूस होगा, ठीक है? ऐसा होता है, ठीक है? करके देख लो प्रैक्टिकल, ठीक है? अब यहाँ पे देखो उदाहरण में, ठीक है, अगर हम हाथ पर एसीटोन डालते हैं तो एसीटोन हमारे हाथ से ऊष्मा लेकर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है और इसी कारण हमें हाथ पर शीतलता महसूस होती है। एसीटोन का एग्जांपल दिया, हम पेट्रोल का एग्जांपल दिए थे, ठीक है? तो आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं कि अगर हथेली पे आप डालेंगे तो आपको ठंडा महसूस होगा। इसलिए ठंडा महसूस होगा क्योंकि आपका हथेली में तापमान है, वो तापमान जो है, ठीक है, वो पर्याप्त है किसको? एसीटोन या फिर पेट्रोल जैसे अन्य जो द्रव है, ठीक है, उसको पर्याप्त मात्रा में तापमान मिल रहा है जिसको वो वाष्पीकरण कर सकता है। जब वाष्पीकरण कर देगा तो आपको क्या महसूस होगा? ठंडा महसूस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे देख सकते हैं, बता दिया कि जब वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है तो शीतलता होती है। शीतलता मतलब जब वाष्पीकरण जहाँ पे होगा वहाँ पे आपको शीतलता महसूस होगा। देखिए, गर्मी में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि गर्मी में पसीना अधिक आता है। सूती कपड़े पानी के अच्छे अवशोषक होने के कारण पसीना अवशोषित कर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकरण कर देता है कर देते हैं। चूँकि वाष्पीकरण से शीतलता होती है, अतः गर्मी में सूती कपड़ों से आराम मिलता है। देखो क्या बताया कि गर्मी के दिनों में हमें, ठीक है, क्या सूती कपड़े पहनने चाहिए। इसलिए भी सूती कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि जब हमारे शरीर में पसीना आता है, ठीक है? अब पसीना आता है तो पसीना को सोखने के लिए तो कुछ अच्छी प्रकार से कोई पदार्थ चाहिए और वो पदार्थ क्या है? सूती कपड़ा। अगर सूती कपड़ा पहनते हैं तो क्या होगा? पदार्थ को
वो जो सूती कपड़ा है वो पानी को क्या कर लेगा, सोख लेगा, और जब सोखेगा तो हमारे शरीर में तापमान होता है, वो तापमान क्या होगा कि उसको मिलेगा, और तापमान जब मिलेगा तो सूती कपड़ा में जो पानी का अंश है वो पानी क्या होने लगेगा, वाष्पीकरण होना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे जैसे वाष्पीकृत होगा वैसे वैसे आपको क्या होगा, आपको ठंडा महसूस होगा, क्योंकि वो सोख लिया है पानी, कौन, सूती कपड़ा। अब सूती कपड़ा सोख लिया तो हमारे शरीर में जो तापमान है, अब तापमान जब मिलेगा तो वाष्पीकरण होते जाएगा, और जब वो वाष्पीकृत होगा, ठीक है, अभी पढ़े तो जस्ट कि वाष्पीकरण जब होता है तो हमें शीतलता महसूस होती है, इसीलिए गर्मी के दिनों में सूती कपड़ा पहनना चाहिए ताकि वो पानी को एब्जॉर्ब कर सके, खींच सके, और हमारे शरीर द्वारा जो तापमान मिलता है उसको वाष्पीकृत कर सके, और वाष्पीकृत जब करेगा तो हमें क्या मिलेगा, ठंडा महसूस होगा, हमें ठंडा महसूस लगेगा। तो गर्मियों में अक्सर लोग मैदानों में पानी छिड़कते हैं, यह पानी मैदानों से ऊर्जा या गर्मी प्राप्त करके, ठीक है, वाष्प में बदल बदल जाता है और उस जगह को ठंडा कर देता है। देखिए क्या बताया कि गर्मी के दिनों में क्या चीज़ होता है कि हम लोग मैदान में या फिर कहीं पे, जैसे कि ढलाई पे है या फिर कहीं पे भी, जब गर्मी के दिनों में हम लोग नाइट में सोने के लिए जाते हैं, रातों में सोने के लिए जाते हैं, तो उस रूफ को, मतलब छत को क्या करते हैं हम लोग, पानी डाल देते हैं। इसलिए डाल देते हैं क्योंकि वो क्या हो सके, जितना भी तापमान है, ठीक है, उस छत में, ठीक है, वो तापमान खत्म हो जाए, ठीक है। पानी वहाँ पे जब डालेंगे तो क्या होगा कि वो तापमान मिलते जाएगा और वाष्पीकृत होते जाएगा, ठीक है, और वाष्पीकृत जब होते जाएगा तो तापमान घटते जाएगा, और जितना ज़्यादा वाष्पीकृत होगा उतनी ज़्यादा क्या होगा, शीतलता महसूस होगा, मतलब सोने में अच्छा लगेगा, ज़्यादा गर्म नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो कैसा लगा ये इन्फॉर्मेशन सारे, ठीक है? तो बताना कमेंट में करके, और अगर ऐसा कोई टॉपिक है जिसमें आपको समझ नहीं आया है तो कमेंट करके ज़रूर पूछना, ठीक है, कि एक टॉपिक जो है हमें समझ नहीं आया, मैं फिर से दोबारा वीडियो बनाकर मैं आपको फिर से मैं प्रोवाइड कर दूँगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ठीक है? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि समय-समय पर वीडियो मिलता रहे, ठीक है? और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है? और शेयर भी बिल्कुल करना, ठीक है? क्योंकि इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है? तो प्लीज़ सपोर्ट करें, ठीक है? एंड थैंक यू सो मच, ठीक है? नमस्कार एंड बाय बाय।